पेरेंट्स, चलो फिर से मिल लेते हैं पूरे 25 क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइड ब्लड स्पॉट sample method is recommended by the World Health Organization who for diagnosis of which diseases? 1 HIV, 2 hepatitis B, 3 hepatitis C। क्या आंसर है देख लेते दोस्तों। आंसर इज डी, ऑल 3 है ना। ये जो है ड्राइड ब्लड स्पॉट सैंपल, ये तीनों के लिए जो है यूजफुल है। देख लेते हैं क्या है ब्रीफली। देखो दोस्तों, अभी एक न्यू स्टडी आ गई है, ICMR, नारी और टीस, इन्होंने रिसर्च किया और ये पता चला है कि HIV का जो इन्फेक्शन है बच्चों में, इन्फेंट में, है ना, जो मदर से आता है, जो HIV पॉजिटिव है, वो अर्ली एज जो है ऑफ इन्फेंसी इसमें आता है और वो बड़ा क्रूशियल है। यदि ये डायग्नोसिस हो गया तो प्रिवेंट कर सकते हैं हम मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को, यानी बच्चे की सुरक्षा जो है, हेल्थ भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है, इसने इनिशिएटेड कर दिया था अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस, है ना। ये टेस्टिंग शुरू किया था अप्रैल 2010 में। अब इसमें ये खास बात है, ये ड्राइड ब्लड स्पॉट सैंपल कलेक्ट किया जाता है इन्फेंट से एक फेज में, पेरियोडिकली में 6 वीक्स, 6 मंथ और 12 मंथ्स, और फिर कंफर्म किया जाता है कि उसमें HIV है या नहीं है। एक ब्रीफली देख लेते हैं कि ये ब्लड जो है ड्राइड ब्लड स्पॉट्स टेक्निक, ये क्या है। तो दोस्तों एक देख लेते हैं एक्चुअली ये ड्राइड ब्लड स्पॉट टेक्निक क्या है। तो ये देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। एक सैंपल लिया जाता है, एक ब्लड का जो छोटा सा पॉइंट लिया जाता है एक हार्डबोर्ड पर, उसको सुखाया जाता है ना, ड्राई किया जाता है और उसको मेल किया जाता है, यानी पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं। फिर लैब में उसका एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है वो ड्राइड ब्लड से, और उसका सैंपल जो है उस सैंपल से उसका एनालिसिस किया जा सकता है ना। अभी ये एनालिसिस जो है ये बड़ा आसान सा है, सेफ है, कोई टेंशन नहीं। और इसी वजह से जो रिमोट एरिया में लोग रहते हैं या फिर लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, इनके सैंपल लेना बड़ा आसान हो जाता है। ये जो है किस टेस्टिंग के लिए काम में आता है, तो इट्स फॉर द एंटीबॉडीज, एंटीजन, न्यूक्लिक एसिड, है ना, इनके काम में आता है, जो लैब मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये जो है DBS सैंपल मेथड, ये सेरोलॉजिकल सर्विलियंस, डायग्नोसिस ऑफ ट्राइपनोसोमियासिस, हेपेटाइटिस, अमीबाइसिस, कॉन्जेटाइल रूबेला, इनके लिए भी काम में आता है। यानी ये बड़ा फायदेशीर है और काफी किफायत भी है। Second question, arrange the following states in accordance with the descending order of their per capita net state domestic product, है ना। 1 दिल्ली, 2 हरियाणा, 3 गोवा और 4 सिक्किम, यानी किसकी कितनी कमाई है भाई नेट, देख लेते हैं। बी, आंसर बी, सीक्वेंस देखो 3 4 1 2, 3 ये हो गया 1, 3 ये हो गया 2, ओके, बाद में 3 1 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 4, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा सीक्वेंस जब आता है। हम इन जनरल देखते हैं कि भाई हरियाणा हो सकता है या दिल्ली हो सकता है पहले नंबर पर। तो देखो सबसे पहले गोवा है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान में रखो पर कैपिटा है, यानी यहाँ पे टोटल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है स्टेट का और पॉपुलेशन, इसका प्रोपोर्शन होता है, यानी इसको डिवाइड किया जाता है। तो देखो गोवा पहला है, सिक्किम है, उसके बाद में दिल्ली है और हरियाणा, यानी गोवा, सिक्किम, दिल्ली और हरियाणा, ऐसा GSDS ये सीक्वेंस बनता है। देखो यहाँ पे गोवा का कितना है, तो गोवा का 3,74,000 है ना, 55 है। वही हरियाणा का देखो काफी कम है, 1,63,992 है ना। तो दिस द सीक्वेंस। दोस्तों न्यूज में इसलिए आया है कि रिसेंटली RBI ने जो है स्टेट का जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको एनालाइज किया और पता चला कि देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन पर कैपिटा आउटपुट, काफी वेरिएशन दिखने को मिलता है। बहुत सारे स्टेट्स है
दे आर इन अ डिक्रीजिंग कंडीशन, मतलब उनका जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कम हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, जैसे महाराष्ट्र वगैरह स्टेट्स है ना। अभी जो लोएस्ट है वो भी देख लो, जब से हमने हाईएस्ट देखा तो लोएस्ट देख लो, बिहार, यूपी, झारखंड और मेघालय है ना, ये सबसे कम इसमें आते हैं। क्वेश्चन, according to the Global Wealth Migration Review Report 2019, what is the position of India in the category of renunciation of citizenship by the high net worth individuals? जो करोड़पति है ना, अब्जोपति है, ऐसे कौन से इंडियन जो है वो छोड़ के जाते हैं। अब इंडिया की पोजीशन यानी इंडिया में छोड़ के जाने वालों की संख्या ज्यादा है या कम है, देख लेते क्या पोजीशन है इंडिया। सो बी, इंडिया इज ऑन अ फिफ्थ पोजीशन है, यानी काफी कुछ जो अब्जोपति है वो इंडिया छोड़ के जाते, दे आर रिन्यूंसिएटिंग देयर सिटीजनशिप। ये क्यों जाते हैं भाई, दे आर लूर है ना, वो क्या हो जाते हैं, जो टॉप मोस्ट कंट्रीज है जहां पे उनके इन्वेस्टमेंट से काफी कुछ ज्यादा उनको बेनिफिट होने वाला है, वहां छोड़ के जाते हैं है ना। तो ऑब्वियसली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया जैसे कंट्रीज को लॉस होता है, लेकिन भाई इंडिया में तो बने ना, फिर भी ये छोड़ के जा रहे हैं। देखो बड़ा प्रॉब्लम है बोला, देखो पैसा जो होता है वो देश से बड़ा होता है ना। देखो चाइना का क्या पोजीशन है, नंबर 1 पर चाइना सबसे ज्यादा छोड़ के जाते, चाइना ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का है ना। बाद में रशिया है, बाद में इंडिया आता है, इंडिया में करीबन 5000 लोग जो है 2019 में जो अब्जोपति है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो छोड़ के गए है ना। तो ये आप सीक्वेंस देख सकते हो, तुर्की है, फ्रांस है, यूके है, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया। ये जो है अफ्रा एशिया बैंक जो मॉरिशस में उसका अपना एक रिपोर्ट है, 2019 का रिव्यू रिपोर्ट है, जो 2018 तक उसके एनालिसिस किया है ना। ये रिसर्च जो है, ये रिसर्च क्या करता है कि ये एनालाइज करता है पास्ट 10 ईयर्स का क्या क्या हो गया और नेक्स्ट डिकेड में यानी आने वाले 10 साल में क्या प्रोजेक्शंस होंगे माइग्रेशन ट्रेंड के। वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर वेल्थ, देखो वर्ल्ड वाइड लेवल पर वेल्थ और वेल्थ माइग्रेशन ये ट्रेंड देखता है ना। ये इन जनरल 90 कंट्रीज जो है और 150 सिटीज इसका एनालिसिस उसने किया है और उसका ये रिपोर्ट है। ये क्या पता चलता है कि टोटल प्राइवेट वेल्थ जो है इट्स अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली $204 ट्रिलियन $, इतना बड़ा जो है प्राइवेट वेल्थ है, यानी जितने गरीब लोग है ना और उनके पास एसेट है, तो कुछ गिने चुने लोग जो है उनके पास उनके कई गुना ज्यादा संपत्ति है ना। अब ये माइग्रेशन जो है ये 2018 में बढ़ गया है, ऐसा ये रिपोर्ट का कहना है। और एक टोटल जो है 1,08,000 मिलेनियर्स जो थे वो माइग्रेट हो गए है ना। और 2017 में सिर्फ 95,000, तो अभी 2018 में इजाफा हो गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा माइग्रेशन हो गया। अब कहाँ जा रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग ये यूएस में जा रहे हैं है ना। रिमेन्स द लार्जेस्ट वेल्थ मार्केट इन द वर्ल्ड बाय सम मार्जिन। ये देखो यहाँ पे हम मैप देख लेते हैं हाई नेटवर्थ का। इंडिया है, इंडिया इज एन लॉस, 5,000 का लॉस है। वही पॉजिटिव देखो कहाँ पे ज्यादा, तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है कौन सी सिटी है, तो न्यूयॉर्क सिटी जो है, लॉस एंजलिस है, मियामी है, सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पे इनफ्लो ज्यादा है ना। वैसे ही देखो यहाँ पे कुछ कंट्रीज है जैसे ग्रीस है, इजराइल है, कनाडा है, कैरेबियन आइलैंड्स भी है, स्विट्जरलैंड है ना। इंडिया के तो यही भगते होंगे ज्यादातर पैसे छुपाने के लिए है ना। ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये देखो ये इनफ्लो वाले हैं और ये जो है इंडिया वगैरह ये आउटफ्लो वाले हैं है ना। अब खास बात है चाइना की, खास बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना में माना हर साल 15,000 निकल रहे हैं, यानी 2018 का है, लेकिन चाइना इससे ज्यादा क्रिएट कर लेता है।
तो उससे उसके कंट्री से मिलेनियर यदि बाहर भी जाते होंगे तो भी उनको उतना लॉस नहीं जो जैसे इंडिया का थोड़ा प्रॉब्लम है। फोर्थ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन, कहां लोकेटेड है? ए सागर मध्य प्रदेश, बी मोतिहारी बिहार, सी वर्धा महाराष्ट्र, डी इंफाल मणिपुर। कहां पे है देख लेते। बी मोतिहारी बिहार। अब देखो दोस्तों, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन टिपिकल आता है। अब ये फैक्चुअल लगता है लेकिन इसके पीछे जो है काफी लंबी कहानी हो सकती है, कोई बना होगा कुछ इश्यूज करंट में, है ना। पहले तो हम देख लेते हैं ये जो नाम लिखे हैं ये प्लेसेस, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। पहले तो देखो सागर में क्या है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, है ना, ये है। मोतिहारी में तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने देख लिया। वर्धा महाराष्ट्र में है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, और इंफाल में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये सभी नेशनल यूनिवर्सिटी है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। क्यों न्यूज में देख लेते हैं। अब ये 2014 के एक्ट से तैयार हो गई है और 2016 से ये काम कर रही है, लेकिन इन वेरी पुअर कंडीशन, है ना। नॉर्म्स के हिसाब से कोई अप्रूवल नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यानी जो कैसा है 2 रूम की है, 2 रूम, सिर्फ 2 रूम्स है, और 2 रूम्स में एक जगह लेक्चरर्स बैठ रहे हैं कंट्रीब्यूटरी, और पीछे में किचन बनाया है। बड़ा मतलब जो है पुअर कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं। दिखता है हमें कि एक यूनिवर्सिटी बन रही है, सब बन रहा है, बट वी आर सीइंग इन इंडिया मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर फेसिंग द मच मोर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बराबर प्रोफेसर्स है, बहुत सारे प्रोफेसर्स कंट्रीब्यूटरी है, विजिटिंग प्रोफेसर्स है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, हमें वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वहां का टीचिंग स्टाफ, इस पर फोकस करना चाहिए। तभी हमें हमारे जो केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ जो लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। Zero hour. 1. Mentioned in the rule of procedures. Second, member of parliament can raise matter with a short notice. Third, start immediately after question hour. क्या है देख लेते दोस्तों। आंसर इज डी ओनली, मतलब 3 ओनली। स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर के बाद शुरू होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शॉर्ट नोटिस नहीं, कोई शॉर्ट नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, है ना। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये मेंशन नहीं है, एंड दस इट इज अ इनफॉर्मल डिवाइस, है ना, ये इनफॉर्मल डिवाइस है। देखो न्यूज में क्यों आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्चुअली इंडियाज इन्वेंशन सिंस 1962। ये देखो 0 आवर यानी कोई भी वहां पे है नहीं। देखो पूरा का पूरा सभागृह खाली है, मतलब भाई बस क्वेश्चन आवर हो गया कि सब अपना खाने पीने के लिए चले जाते हैं, मस्त 1 घंटा टाइम पास। अब ध्यान में आया कुछ अच्छे बंदों को कि वाई शुड नॉट यूज दिस 1 आवर फॉर गुड पर्पस। अब ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रेज होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस लग नहीं पाते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। तो तभी सोचा गया कि एक आवर जो है ये एक्सटेम्पोरे लेवल पर, यानी वक्त पर क्वेश्चन पूछ के एक समा बांधा जाए, माहौल बनाया जाए डेमोक्रेसी का, जहां पे सही मायने में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड हियर द गवर्नमेंट इज ऑन द टो, है ना, अपने घुटने के बल वो झुक जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में। इट्स अ वेरी पोटेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। तो ये इन्वेंशन है, इंडिया का खास बात है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं है और इसलिए इन्फॉर्मल टूल है और कोई प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ये कब शुरू होता है? जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे, यानी रेगुलर बिजनेस शुरू होने तक। अब ये न्यूज में क्यों आया दोस्तों? देखो इतना अच्छा ये टूल है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का, लेकिन ये न्यूज में इसलिए आया है कि बहुत सारे डिसरप्शंस और एडजर्नमेंट होने के वजह से 0 आवर जो है ये लगाने, पहले तो 2 दिन कुछ भी नहीं हुआ,
सब पूरा मानसून सेशन विदाउट 0 ओवर चला गया है, तो इसी वजह से अब भी जो उसका रिज्यूम हो गया फिर से, तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा माहौल बन सकता है। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गुजरात इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कंट्री। सेकंड, महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट सर्विस हब ऑफ द कंट्री। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? देख लेते हैं। सी, बोथ आर करेक्ट, मतलब गुजरात ये जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है और महाराष्ट्र जो है ये सर्विस हब है। ओके, देखो क्या है न्यूज में, राइजिंग इन्वेस्टमेंट पुश गुजरात बिकम्स अ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, है ना। रिपोर्ट बाय द KPMG की रिफॉर्म्स ऑफ द गुजरात, गुजरात ने जो रिफॉर्म किए हैं और उसके वजह से FDI बड़ा अट्रैक्टिव हो गया है। सिंगल विंडो स्कीम जो है वो लाई है, ईज ऑफ द लेबर नॉर्म्स लाए है, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव इंसेंटिव स्कीम लाई है और इसके वजह से गुजरात जो है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। यहाँ पे यदि मैन्युफैक्चरिंग हब के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश है। अब सर्विस हब में देखे जाए तो टॉप मोस्ट महाराष्ट्र, सेकंड कर्नाटका, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ उत्तर प्रदेश और फिफ्थ वेस्ट बंगाल। आप ध्यान रखो सर्विस हब में गुजरात दिख नहीं रहा पहले 5 में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब में गुजरात जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर हमें देखने को मिलता है। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग जो सर्विस हब है वो कौन है? तो कर्नाटका है। माना महाराष्ट्र टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग कर्नाटका और तेलंगाना है ना। अब वर्स्ट जो है, वर्स्ट परफॉर्मेंस किसका है मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, तो यह है राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वर्स्ट है, वर्स्ट। ओके, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको दिखेंगे, दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग हब, टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है, दीज आर द एरियाज। थोड़ा मैप ध्यान में रखो आप, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनफ, है ना। कभी कभी ऐसा मैप दे देंगे और क्या किसके लिए मैप है ऐसा पूछ सकते हैं। Which will be the theme of G20 Summit 2022? 2022 में कौन सा थीम रहने वाला है? A. Recover together, recover stronger. B. Prepare for the next pandemic. C. Future economic crisis and sustainable development. D. Rebuild to life. देख लेते हैं आंसर। A. Recover together, recover stronger। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि इंडिया नाउ ज्वाइन द G20 ट्राइका विथ इंडोनेशिया एंड इटली। G20 जो है इसके टॉप ग्रुपिंग जो है, टॉप ग्रुपिंग में अभी करंट, प्रीवियस और इनकमिंग प्रेसिडेंसीज रहती है। करंट इंडोनेशिया के पास है, पहले इटली के पास था और इंडिया के पास आने वाला है। इंडिया विल एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑन द 1 दिसंबर 2022। एक्चुअली G20 की जो प्रेसिडेंसी रहती है वो रोटेशन के हिसाब से रहती है ना। अब ये जो है G20 समिट हम कन्वे करेंगे 2023 में। इटली जो था वो G20 समिट होस्ट किया है 30 अक्टूबर 2021। इंडोनेशिया जो है ये प्रेसिडेंसी ले लेगा 1 दिसंबर 2021 को। अभी ये देखो ग्रुप है ये सब, है ना। G20 का चेयर जो है ये रोटेशन के हिसाब से रहता है। ये ग्रुप है 1 2 3, है ना, ये 4 है और ये 5 है। अब ये जो ग्रुप है दोस्तों, ये ग्रुप में कैसा रहता है कि एक ग्रुप में वहां पे उसको लॉबी करके अपना प्रेसिडेंसी जमाना पड़ता है। तो इंडिया जो है वो सक्सेसफुल हो गया ग्रुप 2 से, कि रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की को जो है उसने कन्विंस किया, अपने बाजू किया और अपना प्रेसिडेंसी उसने पा लिया, है ना। इस ढंग से ये सब चलते रहता है, ग्रुप्स के हिसाब से चलते रहता है ना। ये ग्रुप जो है इसका प्रेसिडेंसी जो है ये शुरुआत होती है 1 दिसंबर से और 30 नवंबर यानी 1 साल के लिए प्रेसिडेंसी उसके पास रहती है ना। ये जो है सिस्टम, ये सिस्टम 2010 से अडॉप्ट कर दी गई। पहली बार साउथ कोरिया ये जो है इस सिस्टम के तहत ग्रुप 5 से आता है, वो ग्रुप 5 से पहली बार उसने G20 की चेयर होस्ट किया था।
अब देखो यहाँ पे आप G20 देख सकते हो, G20 के ग्रुप जो है, ये देखो G20 के ग्रुप्स जो है, इट्स अ डेवलप कंट्रीज और इमर्जिंग कंट्रीज, साथ में यूरोपियन यूनियन, ये सब यहाँ पे आपको दिखेंगे, है ना। ये इतने आप देख सकते हो, ध्यान में रखो। डेवलप कंट्रीज ग्रीन इसमें दी है, जैसे यूएसए है, कनाडा है, रशिया है ना। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज, ये जो है डेवलप्ड। और इमर्जिंग जो है, इमर्जिंग कंट्रीज देखो आप, ये जो ब्लू कलर की है, दिस आर इमर्जिंग कंट्रीज, है ना। तो इनका ये दोनों का मिलके G20 है। G20 जो है वर्ल्ड का बहुत सारा पार्ट कवर करता है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, डेमोग्राफिकली भी स्ट्रांग है। The eighth question, Smart Cities Mission launch in 2015, total 100 cities selected to develop through competition, funding of center state is a 50-50, answer is D 1, 2 and 3। यानी ये 2015 में लॉन्च हो गया था 100 सिटी के लिए, लेकिन कंपटीशन बेस्ड उनका डेवलपमेंट होने वाला है। और फंडिंग जो है, though it is a centrally sponsored, but center is giving 50% and 50% need to be contributed by the state। अब ये स्मार्ट सिटी का डेडलाइन जो है ये जून 2023। अब क्यों न्यूज में है भाई, तो एक्चुअली ये जो है इसकी डेडलाइन जो थी, ये डेडलाइन थी 2021, बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक कंडीशंस जो प्रॉब्लम्स आ गए, इसी वजह से नीति आयोग जो है इसने रिकमेंड कर दिया अगस्त में कि भाई इसकी डेडलाइन जो है ये बढ़ाई जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए अप टू 2023 जून तक, है ना, तब तक एक्सटेंड किया जाए। और एक मिड टर्म इवैल्यूएशन जो है, इससे ये पता चला कि जरूरी है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से थोड़े से क्रिटिकल कंडीशन थे। अब ये स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके फंडामेंटल्स कितने हैं, तो देयर आर 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच दिस कॉन्सेप्ट, दिस प्रोग्राम इज बेस्ड। जैसे कम्युनिटी एट द कोर, मोर फ्रॉम द लेस, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, integration, innovation, sustainability, technology as a means not a goal, and convergence। ये 6 प्रिंसिपल्स के आधार पर जो है ये सब स्मार्ट सिटी प्रोग्राम बना है। 9th question, consider the following statement with regard to the assisted reproductive technology ART। 1 includes or fertility treatment in which either eggs or embryos are handled. 2 in vitro fertilization is a main type of ART. Third party involvement is not always necessary. Answer is D 1, 2 and 3, all 3 are correct। यानी यहाँ पे जो है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में आइदर एम्ब्रियो और एग यूज किया जाता है। इन विट्रो जो है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये मेन टाइप है, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। जैसे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सरोगेसी में जो है रहता है। न्यूज में इसलिए आया कि एआरटी बिल ये पास कर दिया गया लोकसभा में 2020, एआरटी बिल 2020 ऑन द 2 दिसंबर 2021। सरोगेसी जो रेगुलेशन बिल है वो ऑलरेडी पास कर दिया था ऑन द 5 अगस्त 2019 में। अब ये इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जो है, इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड करवा लिया। क्या है ये एग्जैक्टली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? ये वर्ल्ड में जो है इंडिया टॉप मोस्ट है। इंडिया में बहुत सारे एआरटी क्लिनिक्स है। इट्स अ की पार्ट ऑफ द मेडिकल टूरिज्म। बहुत सारे फॉरेन के लोग जो है इंडिया में ये क्लिनिक्स जो है सस्ती है करके आते हैं। ये क्या ऑफर करता है? इट्स ऑफर द गैमेट डोनेशन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एंड अ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स। ये बहुत सारी डाइवर्सिफाइड जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसको सपोर्ट करने के लिए एक एआरटी बैंक होता है। ये एआरटी बैंक स्पर्म, सीमन, ओसाइट डोनर्स जो है ये सब रहते हैं और ये एआरटी क्लिनिक को प्रोवाइड करते हैं। एआरटी सर्विसेज जो है ये अप्लाई किसको होगा? एज पर द बिल अबाव द लीगल एज ऑफ मैरिज और बिलो 50, और मेल के बारे में भी
अबाउट द लीगल एज ऑफ मैरिज यानी 21 जो है मेल के बारे में और फीमेल के बारे में 18, एंड बिलो 55 यानी मेल बिलो 55 और फीमेल बिलो 50। अब सरोगेसी बिल और एआरटी बिल में थोड़ा सा हम देख सकते हैं क्या है। तो ये जो है सरोगेसी से लेना देना है और थर्ड पर्सन यहाँ पे रहता है नहीं रहता है। विदाउट थर्ड पर्सन सरोगेटी, क्योंकि ये सरोगेट मदर रहती है, उसके सिवा सरोगेसी प्रोसेस नहीं हो सकती है ना। ये सिर्फ इंडियन मैरिड कपल को अलाउ है सरोगेसी बिल में। 2015 का नोटिफिकेशन भी था इसके तहत, जिसमें फॉरेनर, अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर, इनको अलाउ नहीं किया था। लेकिन एनआरआई जो है जिसका इंडियन सिटीजनशिप है उसको अलाउ किया था। इसके लिए एक नेशनल बोर्ड और एक स्टेट बोर्ड रखा। नेशनल बोर्ड ये पॉलिसी मेकिंग और सुपरवाइजरी वर्क करेगा और स्टेट बोर्ड ये एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी यानी एक्चुअल वर्क करेगी। अब एआरटी बिल के बारे में यदि हम देखते हैं यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल के बारे में देखते हैं, इट ओपन टू ऑल मैरिड कपल्स, लाइव इन पार्टनर्स, सिंगल वुमन एंड आल्सो फॉरेनर, यानी सभी के लिए ओपन है। एंड देयरफॉर इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव इन द मेडिकल टूरिज्म, है ना। फॉरेनर्स जो है ये मेडिकल टूरिज्म में अलाउ होते हैं। इसका नेशनल बोर्ड है जिसको सिविलियन पावर्स है। द 10th क्वेश्चन, when the bandwidth of telecommunication spectrum increase, one, latency is increased, network congestion decrease, data sharing capacity increase. क्या है आंसर? आंसर इज सी, 2 and 3 only, 2 and 3 only. latency increase नहीं होता, latency actually decreased होता है, कम होता है। बैंडविड्थ जैसे जैसे बढ़ती है अपने आप latency कम होती है, लेकिन साथ में कंजेशन जो है वो भी कम होता है और डाटा शेयरिंग एबिलिटी भी, कैपेसिटी भी बढ़। अब न्यूज में इसलिए आया कि G5 का माहौल बन रहा है, स्पेक्ट्रम प्राइसिंग का जो है पैनल ऑफ सेक्रेटरीज ने सोच लिया है। डेलिबरेट इशू जो है, टू डेलिबरेट द इशू ऑफ हाई प्राइसिंग, G5 का जो ऑक्शन का प्राइसिंग है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन का, वो बहुत ज्यादा है और इसी वजह से वो कम हो जाए, एटलीस्ट 50 to 60% कम हो जाए, रियलिस्टिक लेवल पर लाया जाए। इसलिए प्लेयर्स जो है इसमें G5 स्पेक्ट्रम में वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, उनकी दलील ये है कि भाई G4 का स्पेक्ट्रम जो है वो काफी कुछ अनसोल्ड रहा है, तो ज्यादा प्राइस रहेंगे तो शायद G5 के स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं हो पाएंगे। अब 2018 जो है इसमें ट्राई जो है रेगुलेटरी बॉडी, ये रेगुलेटरी बॉडी ने G5 स्पेक्ट्रम को बेस प्राइस रख दिया था 492 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम इन द 3300 to 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड। ये बैंड में इन्होंने डिसाइड कर दिया था ये बेस प्राइस 492 करोड़, और इट कंसिडर्ड एज आइडियल फॉर 5G विद देयर लेटेंसी। अब देखो ये यदि देखा जाए तो लेटेंसी कम हो जाती है जैसे जैसे बैंडविड्थ, देखो बैंडविड्थ बढ़ती है 2 Mbps, 200 Mbps, मोर देन 1 Gbps जो है, तो लेटेंसी अपने आप कम हो जाती है। देखो कम हो गई, यहाँ पे इतनी कम लेटेंसी हो जाती है कि G5 में हम रियलिस्टिक जो है फिनोमेना फील करते हैं, यानी टाइम लैग जो होता है, यानी डाटा ट्रांसमिशन का और एक्चुअल विविंग और अपना फीडबैक का, वो नहीं के बराबर रहता है। और इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रीमिंग जबरदस्त होते हैं, एकदम से लाइव रहता है। नहीं तो इधर भाई हम देख रहे हैं कि भाई इधर में कोहली ने बॉल डाला और इधर में किसी की विकेट गई, हम इधर में विकेट गई ऐसा बोलते हैं, उसके पहले उधर विकेट गई रहती है, यानी एक्चुअल विकेट जाने के बाद हमें बाद में पता चलता है। इसमें विकेट जा रहे और हमें तुरंत पता चलेगा, इतना ज्यादा जो है रियलिस्टिक जो है टाइम रियल टाइम वर्क हो सकता है। देखो एवरेज स्पीड भी बढ़ जाती है। खास बात है G5 में बहुत सारे फैसिलिटीज है, जैसे हम तो अभी HD देख रहे हैं, लेकिन बाद में हम 4K 8K ये भी G5 से जो है इससे देख सकते हैं। अब 5G जो है यानी 5th जनरेशन जो है, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी है। कौन से अडॉप्ट करते हैं? मैसिव मिमो यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट
अब ये मल्टीपल टारगेट बीम्स रहते हैं स्पॉटलाइट, और ये सभी सेल साइट इंप्रूविंग कवरेज और स्पीड और कैपेसिटी पर असर डालते हैं, यानी बढ़ जाता है। अभी फिलहाल में जो हमारी टेक्नोलॉजी इसमें हम फ्लड लाइट यूज करते हैं, और फ्लड लाइट में क्या होता है कि एक इल्यूमिनेटिंग एरिया रहता है, लेकिन एक इल्यूमिनेटिंग इतना एरिया है, लेकिन उधर उसके बगल में जो है थोड़ा सा डार्क स्पेस रहता है, दैट इज अ वेस्टेज, ये वेस्ट हो सकता है। यहाँ पे ये जो है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के वजह से मल्टीपल टारगेट एक साथ ही कवर होने के वजह से बीम रहता है, बीम्स ऑफ द स्पॉटलाइट, और इसी वजह से ये जो है डार्क स्पेस वो रहता नहीं और वेस्टेज नील रहता है, निग्लिजिबल रहता है। 11th क्वेश्चन, इन लोकसभा विच क्वेश्चंस नॉट एडमिसिबल, कौन से क्वेश्चन एडमिसिबल नहीं है? 1. मैटर्स ऑन विच आंसर्ड प्रीवियसली। 2. मैटर्स अंडर कंसिडरेशन बिफोर एनी पार्लियामेंट्री कमेटी। 3. मैटर्स पेंडिंग फॉर अ जजमेंट बिफोर एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। क्या है आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, ऑल 3 आर करेक्ट। मतलब पहले आंसर दे चुके हो, बार बार पूछे नहीं जाएंगे, पहले पहले आंसर तो दे दें ना, फिर से क्या पूछ रहा है ना, कहीं घूमने गया था क्या तू, ऐसा ही है ना। ये इसलिए एक्चुअली लॉजिकली ऐसा है कि इट्स अ नथिंग बट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले ही पार्लियामेंट को काफी कम समय रहता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने रहते हैं, और इसी वजह से फालतू का टाइम पास नहीं भाई, इसलिए बार बार रिपीट मत करो, है ना। दूसरा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जब मैटर है तो भाई आप क्वेश्चन ना करो, क्योंकि ऑलरेडी वो स्क्रूटिनी में चला गया है, स्क्रूटिनी होने के बाद जब आएगा तब देख लेंगे। तीसरा है कि जजमेंट बिफोर एनी कोर्ट, बिकॉज हमने क्या अडॉप्ट किया है, हमने ऑटोनोमस स्पेस अडॉप्ट किया है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो जब भी कोर्ट का जुरिडिक्शन में कुछ रहता है उसमें पार्लियामेंट ट्रेसपास नहीं करनी चाहिए करके ये प्रोविजन हम देखते हैं। ओके, अब भाई न्यूज में इसलिए आया है कि क्वेश्चन बाय द कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल, इन्होंने राज्यसभा में पूछ लिया और उनको डिस अलाउ कर दिया। क्या पूछा था उन्होंने कि भाई ये एनआरआई भाव जो है नॉन, है ना, नॉन नहीं है ना, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन एंड नॉन रिलायबल नॉन रेसिडेंशियल, है ना, वे हरास्ड एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में काफी हरासमेंट हो रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज, है ना। और साथ में और भी पूछ लिया था कि टू स्टॉप हेल्पिंग द फार्मर्स एजिटेशन, क्या आपने अथॉरिटीज ने क्या क्या हथकंडे अपनाए ये बताओ दो भाई, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आया और वो रिजेक्ट कर दे, इसलिए काफी हल्ला बोल हो गया और इसी वजह से क्वेश्चन बना है। अब राज्यसभा डाटा यदि देखें तो पता चलता है 833 क्वेश्चन जो है लास्ट मानसून सेशन में डिसअलाउड कर दिए थे। अब 2013-14 का विंटर सेशन से यदि देखा जाए, है ना, कंपैरिजन, तो 748 क्वेश्चन तब डिसअलाउ भी बढ़ गए, यानी बढ़ गए, यानी हमारे यहाँ पे निरंतर डिसअलाउ की कंडीशन बढ़ रही, ये थोड़ा सा गलत है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। अब भाई ये जो है एग्जैक्टली कहां पे आता है, हम थोड़ा सा रूल के बारे में देख लेते हैं। एडमिसिबिलिटी जो है वो रूल से राज्यसभा के रूल 4750, थोड़ा ध्यान में रखो दोस्तों, कभी कभी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा में उसका रूल है 4144। अब राज्यसभा का चेयरमैन और लोकसभा का स्पीकर, इनको फुल अथॉरिटी है, दे हैव अ राइट to disallow the question, to decide the question or part of it not to be admissible। कौन सा पटल पर आएगा संसद के या नहीं आएगा, इसका डिसीजन, फाइनल डिसीजन किसको है, राज्यसभा चेयरमैन फॉर द राज्यसभा एंड द लोकसभा स्पीकर फॉर द लोकसभा। अब राज्यसभा में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो कंडीशन क्या है, शैल बी पॉइंटेड स्पेसिफिक कन्फाइंड टू वन इश्यू ओनली, फालतू की बकवास नहीं, है ना, फालतू टाइम पास नहीं, प्रिसाइजली बताओ भाई, और एक वक्त एक बताओ, बहुत सारा जो है जिसको चिवड़ा मसाला बोलते हो मत बनाओ, है ना। इट शैल नॉट ब्रिंग इन एनी नेम और स्टेटमेंट नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू मेक अ क्वेश्चन इंटेलिजिबल, है ना, किसी का फालतू में नाम घिसटा ना जाए, है ना। इट कंटेन्स द स्टेटमेंट द मेंबर शैल मेक हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, यदि गलती से है तो कौन जिम्मेवार रहेगा, member, it's not a parliament। It shall not contain the arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithet। अरे फालतू का टाइम पास ना, ऐसा सीधा सीधा बोल रहा है भाई, पार्लियामेंट के पास वक्त काम है, आप बी प्रिसाइज, बी फोकस,
आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछो भाई ये इसका कहना है, सिंपल वे से देखा जाए तो। लोकसभा में यदि देखा जाए तो कौन से एडमिसेबल कंडीशन में नहीं रहते क्वेश्चंस, दोज आर रिपीटेटिव, फालतू में रिपीट नहीं, वो एक बार एक ही क्वेश्चन पूछो यार, रिपीट बार मत करो, बार बार मत करो। दूसरा है जजमेंट के तरफ यदि कोई पेंडिंग है तो हम कोर्ट के इसमें इंटरफेयर नहीं करते, ना कि पार्लियामेंट, ना इवन पार्लियामेंट्री कमेटी के इसमें हम इंटरफेयर करते हैं, यानी it provides some sort of the autonomous space in the context of the principle of separation of power. The 12th question, consider the following statement: assertion, blockchain is also known as distributed ledger technology. Reason, blockchain is to allow digital information to be recorded and distributed but not edited. Answer is A, है ना, आंसर इज ए। देखो ब्लॉकचेन इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इसलिए कहते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ना, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, डिजिटल इंफॉर्मेशन रहती है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, एडिट नहीं कर सकते हम इसको, एडिट का कोई उसमें स्पेस नहीं है, एंड देयरफॉर ब्लॉकचेन इज कंसीडर्ड एज मोर सिक्योर, है ना। ये न्यूज में इसलिए भाई कि हमारे जो डॉन है मुकेश अंबानी जी, है ना, इंडिया का नंबर 1, आशिया के नंबर 1 जो है रिचेस्ट पर्सन, इन्होंने इन्फिनिटी फोरम में कहा था कि ही इज अ बिग बिलीवर इन द रियल टाइम टेक्नोलॉजीज लाइक विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क फॉर जस्ट एंड ट्रस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन एंड ट्रस्टेड बेस्ड सोसाइटी। यस, ऑब्वियसली ब्लॉकचेन का यही एक खास बात है कि उसको एडिट नहीं कर सकते, तो इट्स अ मच मोर ट्रस्टवर्थी। द कन्वर्जेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टोकन्स, कन्वर्जेंस ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल इनेबल एंड रिडिफाइन द डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सेक्टर इन अ वे नेवर इमेजिन्ड। ऑब्वियसली, है ना, दिस स्टेटमेंट इज मच मोर फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हमें देखता है, हमारा फ्यूचर ही अभी ब्लॉकचेन में जाने वाला है। तो ये जो स्पीच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया को इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी पॉलिसी का कंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है। ब्लॉकचेन देख लेते हैं, है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, सिंपल सा एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस होता है, यानी इधर उधर, है ना, ये देखो इधर उधर है, हर जगह डाटा है, एक जगह डाटा नहीं, एक जगह डाटा है तो अटैक हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कितना अटैक करेगा, है ना। तो ब्लॉकचेन क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है इलेक्ट्रॉनिकली। अब धीरे 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 ये एक्यूमुलेट होता, जैसे एक्यूमुलेट होता है वो एक जो है स्पेस भर जाती है, वो पैक हो जाता है, वो दूसरे तरफ शिफ्ट होता है, ये पैक हो गया, ये भी शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट जब होता है तो ये जो चेन है ये ब्लॉक बना देता है इंफॉर्मेशन का, ये भर गया ये ब्लॉक, कि ये पास ऑन करता है दूसरे ब्लॉक के लिए, अपने पास ही नहीं रखता, हमारे आदत है खाके नहीं होता फिर भी अपने पास रखते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसा नहीं करता, यहाँ पे एक बार इसका पेट भर गया कि ये भाई इधर पास ऑन करता, दूसरे तरफ पास ऑन करता, इसलिए नहीं कि अपना दे देता और भूल जाता, हाँ लिंक रखता, लिंक ये चेन रखता, है ना, ये वाली चेन है और ये वाला ब्लॉक है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉक जो है इन चेन लिंक में रहते हैं, है ना, ब्लॉक जो है लिंक में रहते हैं। अब ये स्टोरेज कैपेसिटी पर आ गया कि ये हैंडओवर कर देता है, इस ढंग से ये सब चेन बनती है, एंड देयरफॉर इट इज हार्ड इनफ टू ब्रेक, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसको एडिट नहीं कर सकते, तो रिस्क ये नियर टू जीरो है। 13 क्वेश्चन, करेंसी मैनिपुलेटर is a designation applied by the United States government authorities such as United States Department of Treasury to countries that engage in what is called unfair currency practices that give them a trade advantage based on the evaluation criteria. Which of the following is not an evaluation criteria? कौन सा evaluation criteria नहीं है? A. Significant bilateral trade surplus with USA. B. Current account surplus as a percent of GDP. C. Net purchases of foreign currency as a percentage of GDP. And D. GDP rate more than 10%. So answer is D. D जो है ये evaluation criteria नहीं है, यानी कितने criteria है, 3 criteria हमें
देखने को मिलते हैं। एक तो ट्रेड सरप्लस जो है वो यूएसए के साथ है क्या, करंट अकाउंट सरप्लस है क्या वो कंट्री का एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और नेट परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो ज्यादा है क्या, नेट परचेसिंग ज्यादा है क्या, ये 3 क्राइटेरिया है। न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि यूएस जो है वो कहता है कि भाई वियतनाम ताइवान जो है दीज 2 कंट्रीज एक्सीड द करेंसी थ्रेशोल्ड, लेकिन उनको मैनिपुलेटर लेबल नहीं दिया है अमेरिका ने, है ना। वियतनाम और ताइवान इन्होंने एक्सीड कर दिया है और बहुत सारे जो है मैनिपुलेशंस किए हैं, ट्रेड लॉ का भी मैनिपुलेशन किया, इसे एनालिसिस से यूएस को पता चला है। अब ये जो है टाइटल लेकिन इनको मैनिपुलेटर का नहीं दिया। स्विट्जरलैंड भी नैरोली एस्केप हुआ, वो भी अभी नहीं रहा, लेकिन 11 कंट्रीज जो है वो दीज आर रिमेन इन द लिस्ट इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी जिसमें आता है। अब ये जो है करेंसी मैनिपुलेटर्स, क्या है करेंसी मैनिपुलेटर्स, तो अमेरिका के हिसाब से ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, इट्स अ टोटली बायास्ड इंटरप्रिटेशन और बायास्ड ऑब्जर्वेशन। अमेरिका अपना दबाव बनाने के लिए कुछ कंट्री पर थोप रहा है, भाई ये गलत है ना। अब करेंसी मैनिपुलेटर इसके हिसाब से ऐसा कहना है कि कुछ कंट्रीज जो है अपना जबरदस्ती डिवैल्यूएशन कर रही है, जैसे चाइना को ये एलिगेट कर रही थी कि जानबूझ के अपना जो है करेंसी डिवैल्यूएट करता है और इसके वजह से इसका टर्म्स ऑफ ट्रेड इसके फेवर में हो जाता है, इसका एक्सपोर्ट अच्छा हो जाता है, नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, फॉरेक्स बहुत ज्यादा आ जाता है इसका, है ना। ये सब एलिगेशंस जो है अमेरिका ने लगाया। अब अमेरिका क्या करता है, इसका एनालिसिस करता है कौन से कॉन्टेक्स्ट में, दैट एंगेज इन व्हाट इज कॉल्ड एज अनफेयर करेंसी प्रैक्टिस। ये अनफेयर करेंसी प्रैक्टिस है, यानी जबरदस्ती डिवैल्यूएशन वगैरह करना, ऐसा अमेरिका का कहना है। और इसके वजह से इसने ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड इन्फोर्समेंट एक्ट 2015 बनाया, और जो भी कंट्री जो करेंसी मैनिपुलेटर्स में आते हैं उनके साथ ये अपने संबंध भी तोड़ सकता है, इकोनॉमिक रिलेशंस भी ब्रेक कर सकता है। ये इसका जो एक्ट है, ये एक्ट के तहत उसको पावर मिला है। ये देखो हु इज एन, है ना, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो पहला रन सिग्निफिकेंट बायलैटरल सरप्लस विद यूएस, दूसरा है वन साइड फॉरेक्स इंटरवेंशन, है ना, और तीसरा है हैव अ मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस। ये 3 एरियाज ये कवर करते हैं। The 14th question, which of the following state is having court, high court, but not have a permanent benches in its capital। यानी कौन से ऐसे स्टेट है जिनके यहाँ पे हाई कोर्ट तो है लेकिन उनके कैपिटल में, स्टेट के कैपिटल में जो है इनके बेंचेस नहीं है, या ये खुद हाई कोर्ट नहीं है ना। 1 गोवा, 2 केरला, 3 मिजोरम, 4 छत्तीसगढ़, कौन से नहीं है देख लेते हैं। आंसर इज डी 2, 3, 4, 2, 3, 4। वैसे गोवा में ये जो है, गोवा किसके ज्यूरिडिक्शन में आता है, बॉम्बे के ज्यूरिडिक्शन में, बॉम्बे हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। अब जो है थरूर जो है इन्होंने ये इशू निकाला और थरूर ने इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल डाला है कि भाई ये जो है ये बनना बहुत जरूरी है, स्टेट कैपिटल्स में उनके परमानेंट बेंचेस रहने चाहिए। कोविड के वजह से ये बिल पेंडिंग रहा अभी तक, लेकिन अभी इसको हाउस के पटल में रख दिया गया है। ये देखो कौन कौन से स्टेट्स है, हम ध्यान में आता है कौन कौन से है, तो है ना, केरला है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। यहां पे इनके खुद के हाईकोर्ट है ना, लेकिन स्टेट कैपिटल में नहीं। देखो स्टेट कैपिटल कौन से है और हाईकोर्ट कौन से है, जैसे केरला तिरुवनंतपुरम कोची में है, गुजरात में गांधीनगर कैपिटल है तो अहमदाबाद में हाईकोर्ट है, मध्य प्रदेश में भोपाल कैपिटल है लेकिन जबलपुर में हाईकोर्ट है, उड़ीसा में भुवनेश्वर जो है कैपिटल है लेकिन कटक में हाईकोर्ट है, उत्तराखंड में देहरादून ये जो कैपिटल है लेकिन नैनीताल में हाईकोर्ट है, और छत्तीसगढ़ में रायपुर ये जो है स्टेट कैपिटल है लेकिन बिलासपुर में जो है हाई कोर्ट है। ये थोड़ा सा है ना। अब कुछ ऐसे है कि जिनके यहाँ पे, उनके यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, जैसे गोवा है, मिजोरम है,
अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इनके खुद के यहाँ पे कई है ही नहीं स्टेट हाई कोर्ट, है ना। जैसे मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड इनके मिलके गुवाहाटी में है, आसाम में, और गोवा का जो है ये बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत आता है। तो उसका बिल जो है ये कहना तो ये था कि हर एक स्टेट कैपिटल में उनका अपना एक परमानेंट बेंच हाई कोर्ट का हो। The 15th question, what is or are the aim of Poshan Tracker? 1. Tracking and improving various services delivered at the Anganwadis. 2. To ensure nutritional management of the beneficiaries. 3. Empower Anganwadi workers with timely online honorarium facility. आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, यानी 3 नहीं है। यानी ट्रैकिंग एंड इंप्रूविंग वेरियस सर्विसेज, बहुत सारी जो सर्विस होती है आंगनवाड़ी के लेवल की, यानी ध्यान में रखो आंगनवाड़ी के लेवल पर कौन है, तो हमें दिखता है एक चाइल्ड केयर जो है, चाइल्ड केयर जो है ना, और दूसरा है एडोलेसेंट्स वगैरह जो है, एडोलेसेंट्स, गर्ल्स, मदर्स, है ना, इनका वैक्सीनेशन वगैरह, ये सब न्यूट्रिशनल वगैरह एस्पेक्ट ये देखा जाता है, ये सर्विसेज हो गए। टू एंश्योर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी के न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पर भी ये फोकस करता है, एंश्योर करता है, इसके लिए पोषण ट्रैकर है। आंगनवाड़ी वर्कर का जो है ऑनरियम वगैरह बढ़ाने, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अब न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि अब ये पोषण ट्रैकर जो है इसके लिए 1000 करोड़ रुपीस खर्चा कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ इनके तहत मोबाइल लिया, हैंडसेट्स, बाद में चार्जर, लैपटॉप, ट्रेनिंग, ये सब खर्चा किया। अब ये सब खर्चा होने के बाद भी अभी भी गवर्नमेंट ने यहाँ का डाटा पब्लिक किया नहीं है। अभी भी मिनिस्ट्री रिलाइड जस्ट ऑन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अब भी उन्होंने उसका डाटा ही दिया और पार्लियामेंट में आंसर दे दिया, तो गलत है भाई। इतना करोड़, 1000 करोड़ खर्चा किया और ये यूज ही नहीं हो रहा है। अब ट्रैकर का एम क्या है, देखो पोषण ट्रैकर, पोषण ट्रैकर का एम है कि ये रियल टाइम डेली बेसिस, रियल टाइम डेली बेसिस, जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है, ये एनुअल बेसिस पर, ये क्या है, ये एनुअल बेसिस पर देता है, लेकिन ये क्या कहता है, रियल टाइम यानी डेली बेसिस पर अबाउट द माल नरिश, सीवियर एक्यूट माल नरिश, ये आंगनवाड़ी लेवल, ईच आंगनवाड़ी ज्यूरिडिक्शन पर ये आंसर देगा, बताएगा रोज का डाटा। देखो थोड़ा सा कैसे डाटा दिखते हैं हम देख सकते, देखो यदि हम उसकी साइट यदि देखेंगे तो हम साइट पर ये सब चीजें देखते हैं। सी दिस इज द पोषण ट्रैकर, सही पोषण देश रोशन, देखो दिस इज द सबटाइटल, ये उसका सबटाइटल है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके अंडर में आता है। यहाँ पे क्या दिया है इसने, रजिस्टर आंगनवाड़ी क्या है, बेनिफिशियरीज कितनी है, अटेंडेंस कितना है आंगनवाड़ी में, वैक्सीनेशन कितना हो गया टुडे, देखो रियल टाइम पर, है ना, रोज कितना हो गया वो बताता है। बाद में राशन जो है वो कितने बंदों के पास जाता है, हॉट कुक मील, राशन जाना रॉ ये है, और हॉट कुक मिल किनको मिलता है ये भी यहाँ पे रोज का जो है एक अंक जो है वो रहता है। बेनिफिशियरी आज कितने रजिस्टर्ड हुए, है ना, पिछले 30 दिन में कितने हुए, ये काफी कुछ डाटा यहाँ पे रहता है, लेकिन एक्चुअली रियल टाइम पर अभी भी ये जो एग्जैक्ट फिगर है माल नरिशमेंट की वगैरह वो बताते ही नहीं है, अभी भी शो नहीं हो रही है। देन 16th क्वेश्चन, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिक्लेयर्ड जवर्ड storm a severe cyclonic storm. What is the speed of this category of storm, है ना, कौन सी स्पीड है देख लेते हैं। आंसर इज ए 89,117 किलोमीटर पर आवर, यह है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। जावट जो है ये डिक्लेयर कर दिया गया सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, है ना। देख लेते हैं बाकी क्या है, तो इसको तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। बाद में उसके बाद है वेरी सीवियर, उसके बाद है एक्सट्रीमली सीवियर, और उसके बाद है सुपर साइक्लोनिक, अबाउट 222 किलोमीटर सुपर साइक्लोनिक। उसके नीचे ये सीवियर के नीचे यदि देखे जाए तो पहला आता है नंबर 1
डिप्रेशन, नंबर 2 डीप डिप्रेशन, नंबर 3 साइक्लोनिक स्टॉर्म। यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म शुरू हो जाता है 60 to 88 किलोमीटर पर आवर के इसमें, और बाद में आता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 4 नंबर पर, 5 नंबर पर वेरी सीवियर, 6 नंबर पर एक्सट्रीमली सीवियर और 7 नंबर पर सुपर साइक्लोन। दोस्तों थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर भी ध्यान में रखो, कभी कभी नॉमेनक्लेचर भी पूछ सकते कि ये है या नहीं है क्लासिफिकेशन में, है ना। तो एक तो कितना किलोमीटर पर आवर है तो नॉमेनक्लेचर क्या है, या फिर नॉमेनक्लेचर में ही कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ऐसा आ सकता है। अब जवट जो है ये साइक्लोन आया था 3 दिसंबर 2021 इन द बे ऑफ बंगाल, आप देख सकते हो यहाँ पे। और आईएमडी ने, पहले तो ये नॉर्मल था, थोड़ा सा साइक्लोनिक स्टॉर्म में आया था, इधर से घूम के आया था, साउथ चाइना सी से लेके ऐसा घूम के आया, है ना। जब इंडिया के तरफ बे ऑफ बंगाल में आया तो ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। लेकिन उतना ज्यादा डर नहीं था क्योंकि ये पारादीप जो है ना, यहां से ये इधर शिफ्ट होने वाला था और ये वेस्ट बंगाल जाने वाला था, ठीक है। अब ये कहते हैं कि इट्स नॉट मच इंटेंस, है ना। जो अभी आए थे जैसे तितली आया था तो उसके खास उस लेवल पर नहीं है, और जो एक्सट्रीम्स थे जैसे फाइलिन थे, फनी थे, हुडुड थे, इसके जैसा तो है ही नहीं, यानी ये कोई टेंशन लेने वाली उतनी बात नहीं। लेकिन ऐतिहासिक के दौर पर देखा जाए तो कोस्टल एरिया जो है उनको थोड़ा सा जो ये फिशरमैन है उनको समुद्र में जाने की मनाही कर दी थी, दे कैन नॉट बी होएज टू द ओशन, और जो भी एक रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह प्रिपेयर रख दिया। इन क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17 क्वेश्चन, 186th मीटिंग ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन ASIC took some bold decisions. Which of the following decision was not taken in the meeting? Not taken, ध्यान में रखो, है ना। 4 दिए, ABCD दिया है। रिलैक्सेशन ऑफ द कंट्रीब्यूटर कंडीशन ऑफ पेमेंट फ्रॉम द 70 days to 35 days for eligibility under ASIC COVID-19 relief scheme for families of the insured persons who died due to this virus. We approved 3 high power subcommittees on projects, human resources and application of the internet technology. C. Approval of the Santushti app of ASIC beneficiaries for improving delivery of services. And D. Announce annual preventive health checkup program for corporations insured members age 40 years and above enough ages. तो दोस्तों ऐसा लॉन्ग जब क्वेश्चन आता है तब ध्यान में रखना है सिर्फ कीवर्ड्स, 70 days to 35 days, बाद में डाइड, कोरोना वायरस, इतना सब कमिटी बनाई थी भाई 3, है ना, तो 3 बनाई थी, है ना। कीवर्ड्स थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स, बाद में संतुष्टि आप, तो यस भाई संतुष्टि आप। अभी ये ध्यान में रखो कि अप्रूवल किया था या नहीं किया, अप्रूवल वर्ड है यहाँ पे, है ना। एक एनुअल प्रिवेंटिव चेकअप, ये हेल्थ चेकअप ध्यान में रखो, और 40 इयर्स, है ना। एक थोड़ा सा एक कीवर्ड ध्यान में रखे तो आता है। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये ध्यान में रख लेना, ऐसे कीवर्ड्स आपके पास हो, ताकि ऐसे एलेबोरेटिव जब क्वेश्चंस आते तो आपको प्रिसाइजली उसका आंसर मिल जाए। तो इसका आंसर था सी, अप्रूवल। जो संतुष्टि आप है इसका अप्रूवल का कोई लेना देना नहीं है, अप्रूवल हुआ नहीं, सिर्फ उसके ऊपर चर्चा हो गई, ठीक है। बाकी 3 बराबर। अब देखो क्या क्या डिसीजंस हो गए, अदर डिसीजंस भी आप ध्यान में रखो इसके साथ साथ। अदर डिसीजंस है कंस्ट्रक्शन ऑफ द 500 बेड ASIC हॉस्पिटल एच HSIDC मानेसर गुड़गांव, बाद में 100 बेड ASIC हॉस्पिटल मेरठ, बाद में तिनसुकिया जो है यहाँ पे गवर्नमेंट रन जो हॉस्पिटल है उसको ASIC में कन्वर्ट करना और उसका अपग्रेडेशन करना अप टू 100 बेड। 30 बेड हॉस्पिटल जो है अच्युतपुरम जो है विशाखापट्टनम के पास आंध्र प्रदेश, वहां पे करना, है ना। साथ में मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर ऑफ लेबर भूपेंद्र यादव, इन्होंने संतुष्टि ऐप के बारे में एक चर्चा की, टॉक अबाउट द रोल आउट ऑफ द, बट इट वाज नॉट हैविंग एनी डिसीजन। यहाँ के मीटिंग में कभी डिसीजन नहीं हुआ, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लीडर कहते हैं कि भाई जिस ढंग से अभी नए इंडस्ट्रियल बेल्ट्स आ रहे हैं, तो जैसे मानेसर में ASIC हॉस्पिटल बना, इस टाइप के हॉस्पिटल अभी ये नए इंडस्ट्रियल बेल्ट में बनना बहुत जरूरी है। 18th question, UN Special Rapporteur on Contemporary Forms of the Slavery concluding recent visit to the Sri Lanka found which ethnic group is still living in inhuman and degrading conditions.
ए मलया तमिल, बी इंडियन मूस, सी वेदास और डी बगैर्स। कौन है देख लेते हैं। ए मलया तमिल्स, ये इनह्यूमन और डिग्रेडिंग कंडीशंस में अभी भी है। क्या है दोस्तों इनकी कंडीशंस देखो, ये एक्सपर्ट जो बंदा है इसने टोमोया ओबा का ये ऑब्जर्वेशन करने गए थे और इन्होंने पता चला कि अभी मॉडर्न स्लेवरी, इनका टॉपिक क्या है, कंटेम्पररी स्लेवरी है ना, ये जो है कंटेम्पररी स्लेवरी। अभी स्लेवरी में कुछ है क्या, तो यस एथनिक डायमेंशन है ऐसा उनको फाइंड आउट हुआ। ये जो मलया तमिल्स है ये 200 साल पहले इंडिया से श्रीलंका लेके गए थे प्लांटेशन पर वर्क करने के लिए, और मल्टीपल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है सिंस देयर ओरिजिन, बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन, ये अक्सर होते रहता है। उनका वेजेस बहुत ही कम है, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 373 रुपीज पर डे मिलता है, लेकिन टारगेट जबरदस्त रहते हैं कि रोज कम से कम 18.22 किलोग्राम ऑफ टी लीव्स हैज टू बी प्लग। अब ऐसे इसमें जो है इनको सांप काटता है, बिच्छू काटता है, लीची, बहुत सारे जो है तकलीफें इनको है, हेल्थ हैजर्ड्स है, लेकिन उनका केयर लिया नहीं जाता। इवन इनका हैबिटेट देखो कि एक 10 बाय 12 के स्पेस में 10 लोग रहते, तो कितने बुरे हाल इन लोगों के हैं हम देख सकते हैं। 19th क्वेश्चन देख लेते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द कोन्यांक ट्राइब। 1. Exclusively live in Nagaland. 2. Earlier practiced headhunting. 3. Largest tribe of Nagaland. Which of the above statement is or are correct? Answer is C. 2 and 3 only. 2 और 3 बराबर है, लेकिन these are not exclusively live in Nagaland. नागालैंड ही इनका सिर्फ हैबिटेट नहीं है। दोस्तों ये जो है अटिंग विलेज है मोन डिस्ट्रिक्ट में नागालैंड के। 4 दिसंबर 2021 को 6 सिविलियन मारे गए थे और ज्यादा 8 सिविलियन मारे गए कोनांग ट्राइब के। अब ISCN-IM जो ग्रुप है, जो पेसिफेरस ग्रुप है, उसने ब्लैक डे डिक्लेयर कर दिया फॉर ऑल नागास। अब इनका जो पॉपुलेशन है ये सबसे ज्यादा है, यानी कोनांग ट्राइब ये जो है सभी एथनिक ग्रुप में सबसे ज्यादा है। अब इनका हैबिटेट जो है इट एक्सटेंड अप टू द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी ये कवर करता है, और म्यांमार का भी साइजेबल पॉपुलेशन ये एथनिक ग्रुप का है। अब ये यदि हम देखा जाए, देखो कहाँ पे है मोन, देखो ये है मोन डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे है ऑटिंग विलेज। अब यहाँ पे ये जो है एम्बुश हो गया था। अब खास बात क्या है कि इन्होंने हेड हंटिंग तो ये छोड़ दिया था इन्होंने। ISCN जो है ये नागालैंड का सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो चाहता है कि नागालैंड अलग हो जाए, इंडिपेंडेंट मिल जाए। लेकिन खास बात है कि एक 7 नागा इंसर्जेंट ग्रुप है ना, कॉल्ड एज अ नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, जिसमें इंडिजिनियस लोग है, डोमिनेटेड बाय द मणिपुर ओरिजिन तांकुल ट्राइब है। अब ये जो है ये इनके ISCN के अगेंस्ट में है, इनका अलग एजेंडा है। तो ऑब्वियसली अभी जो नागा पीस अकॉर्ड चल रहा है इसमें कोनाक ट्राइब का जो है ये इसका रोल बड़ा क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट था और वो बड़े पॉजिटिव थे। लेकिन अभी जिस ढंग से ये गलती से जो हो गया सब, इसके वजह से थोड़ा सा बायसनेस अपने आप डेवलप हो गया है, एंड इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ द क्रिटिकल कंडीशन इन ऑल दीज नागा पीस अकॉर्ड। 20th question, Aung San Suu Kyi, 1. Chairperson of the National League for Democracy. 2. Received Nobel Peace Prize of 1991. 3. Time magazine called her one of the children of Mahatma Gandhi. है ना, क्या है भाई आंसर देख लेते हैं। आंसर इज C, all 3 are correct। चेयरपर्सन में है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी NLD, है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने तैयार की है, इलेक्शन भी जीते हैं। नोबेल पीस प्राइज मिला था 1991 में, और टाइम मैगजीन ने कहा था कि महात्मा गांधी की एक लड़के और ही इज बीइंग फॉलोइंग द नॉन वायलेंस। दोस्तों न्यूज में इसलिए आए हैं कि
6 दिसंबर 2021 को जो है वहां का मिलिट्री जुंटा जो गवर्नमेंट है उसने चार्जेस लगाए हैं एंग सान सू की पर कि इंसाइटमेंट भड़काने के और कोरोना वायरस के रेस्ट्रिक्शंस को ब्रीच करने के लिए, इसलिए 4 साल की सजा जेल सुनाई थी और इमीडिएटली उसको 1 घंटे के अंदर 2 साल तक कम कर दिया गया है ना। अभी आर्मी जो है वहां पे आर्मी ने कहा है कि 2020 के इलेक्शन में काफी कुछ बड़ा फ्रॉड हो गया और इसी वजह से एंग सान सू की पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत के आई है ना। तो गलत है भाई, और इसी वजह से उन्होंने फिर जो है कुपडिएटाट यानी इन्होंने जो है इनको तब से नजर कैद करके रखा था। अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर कहते हैं कि ऐसा कुछ मेजर इरेगुलरिटी इलेक्शंस में हुई नहीं थी, तो यानी मिलिट्री जुंटा ये चांस ले रहा है सीधा सीधा, और डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो बिल्डअप होना चाहते हैं म्यांमार में उसको कर्टेल कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। अब ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है और इंटरनेशनल एमनेस्टी इन्होंने ये एक्ट को कंडेम किया है। यूएस ने भी कहा है कि ये गलत है भाई, उनको तुरंत जो है रिलीज कर दिया जाए और डेमोक्रेसी जो है म्यांमार में तुरंत प्रस्तापित की जाए। The 21st question, Mount Semeru, located in Sulawesi, 2 composite volcano, 3 active volcano. क्या है आंसर? B. आंसर इज B, 2 and 3, 2 and 3. तो सुलावेसी में ये लोकेटेड नहीं है, कहां पे है देख लेते हैं। अब भी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया है कि इंडोनेशियन वोल्केनो है और 14 लोग मारे गए और 11 विलेजेस जो है बर्बाद हो गए। ये 4 दिसंबर को अचानक एब्रप्टली इरप्ट हो गया था। ये ईस्ट जावा जो है वहां पे है ना, ईस्ट जावा, वहां के 11 डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गए, 1300 लोगों को इवैक्यूएट करवा दिया गया है और प्रेसिडेंट जोको विडोडो जो है इन्होंने रैपिड इमरजेंसी रिस्पांस की ऑर्डर दे दिए गए। चलो देख लेते हैं दोस्तों कि ये एग्जैक्टली कैसा है ना सेमेरू वोल्केनो। अब देखो सेमेरू वोल्केनो कैसा है, कहां पे है, ये देखो यहाँ पे ये जावा बेट है और यहाँ पे ईस्ट जावा, यहाँ पे ये है, बराबर है, राइट। और ये कंपोजाइट वोल्केनो का देखो आप देख सकते हो मैप, है ना, एक लेयर के ऊपर लेयर तैयार होती है। इट इज नॉट जस्ट लाइक अ शील्ड, अब लेयर के ऊपर लेयर्स तैयार होती है ना, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड आल्सो एज अ स्ट्रेटो वोल्केनो। अब इसकी पोजीशन यदि देखे जाए तो जियोलॉजिकल पोजीशन में इट्स कम्स अंडर द सबडक्शन जोन। ये जो है ये देखो ये जो है ये सबडक्शन जोन है, ये वाला ये सबडक्शन जोन है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट यू मूव हो रही, यूरेशियन प्लेट और इसका मूव हो रहा है और यहाँ पे ये टकराव हो रहा है और यहाँ पे इसी वजह से वोल्केनो वगैरह जो इट्स एरिया ऑफ रिंग ऑफ फायर। ये कौन सा है, रिंग ऑफ फायर का एरिया है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा दुनिया के वोल्केनो हम दिखते हैं क्योंकि फॉल्ट लाइन है ना, ठीक है। ये वोल्केनो कैसा है, तो इट्स एक्टिव वोल्केनो है ना, इट्स नॉट डॉर्मेंट और पैसिव, इट्स एक्टिव वोल्केनो और एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते हैं। इन जनरल स्ट्रेटो वोल्केनो जो होते हैं उनके अक्सर एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते रहते हैं। 22nd question, Union government's fertilizer subsidy bill is set to rise over budgeted amount by 62%. Which factor is or are responsible for such rise in the subsidy bill? 1. Rising demand of fertilizer. 2. Decreasing production. 3. Rising cost of the raw material. Answer is C. Answer क्या है, C only 3 है, rising cost of the raw material। प्रोडक्शन कम हो गया करके नहीं और डिमांड बढ़ गई करके सब्सिडी बिल बढ़ा, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हो गया दोस्तों कि सी एज पर द क्रिसिल ने कहा है कि ये जो है कॉस्ट 62% से इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन द इनपुट कॉस्ट। अब ये सब्सिडी जो है ये 62% से बढ़ी इन द सेम 50,000 करोड़ से 1,30,000 करोड़ हो गई है। बजटेड थी 79,530।
अब खास बात है कि वॉल्यूम ऑफ सेल जो है ये 10% से कम हो गया है, यानी परचेसिंग कम हो गई है। लेकिन नेचुरल गैस जो इसका मेजर इनपुट है 75% टू 80% उसमें कंट्रीब्यूशन है, इसकी प्राइजेस बढ़ गई है 50% से ज्यादा पिछले फिस्कल में। वैसे ही रॉ मटेरियल है, जैसे फॉस्फोरस एसिड है एंड अमोनिया जो है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर का, इसके भी प्राइजेस 40 टू 60% से बढ़ गई। और इसी वजह से जो है सब्सिडी बिल बढ़ा है, क्योंकि सभी फर्टिलाइजर जो है उस फर्टिलाइजर पर, पर्टिकुलरली यूरिया फर्टिलाइजर जो है, यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर, इसकी खपत अच्छी होनी चाहिए और गरीब से गरीब फार्मर उसका यूज करना चाहिए और अच्छी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए फूड में। और इसी वजह से गवर्नमेंट इसको इनडायरेक्ट सब्सिडी देता है, यानी जो कंपनी बनाती है उसको सब्सिडी देता है। तो ऑब्वियसली जो है ये रॉ मटेरियल महंगे हो गए तो इधर प्राइस भी बढ़ गई, जबकि तो खरीदारी कम हो गई। क्वेश्चन आता है 23rd रिसिपिएंट ऑफ 57 ज्ञानपीठ लिटरेरी अवार्ड इज नीलमणि फुकन, बी दामोदर मौजो, सी कुमार भट्टाचार्य, डी रविंद्र केलकर। आंसर इज बी। आंसर इज बी दामोदर मौजो। देखो दोस्तों, ही इज अ कोंकणी नॉवेलिस्ट, felicitated साहित्य अकादमी अवार्ड in 1983 for a novel Carmeline. विमला वी पाई विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार अवार्ड in 2011 for novel Tsunami Simon. Also, he was recognized as a co-founder and co-curator of the Goa Art and Literature Festival, an annual event which was started in 2010, है ना। तो काफी मशहूर ये नॉवेलिस्ट है। देखो ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में थोड़ा देख लेते, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं कभी कभी, है ना। इंस्टीट्यूटेड इन 1961, इट इज ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ द कंट्री, प्रेजेंटेड एनुअली बाय द भारतीय ज्ञानपीठ। भारतीय ज्ञानपीठ ये जो है इट्स अ रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट विच वॉज established in 1944 by the industrialist शाहू शांति प्रसाद जैन, है ना। अब ये किसको दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जिनका लिटरेचर में उनको दिया जाता है। ऐसे इंडियन राइटर्स को दिया जाता है जो 8 शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज आती है वो 8 शेड्यूल में जो लिखते हो। अभी तक फिलहाल में ये 8 शेड्यूल में से जितनी लैंग्वेज है उसमें से 16 लैंग्वेज में अभी तक ज्ञानपीठ अवार्ड दे चुके हैं। क्या रहता है अवार्ड में? तो एक साइटेशन प्लेक्यू रहता है, देखो बगल में आपको दिख रहा है। कैश प्राइज अभी 14 लाख हो गई है। एक ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ सरस्वती है, ब्रॉन्ज रेप्लिका है जो हिंदू गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड द विजडम। The but one question and a 24th question, which country enacted a law to the lifetime ban of tobacco smoking for those aged 14 or younger? A Australia, B Nepal, C New Zealand, D Brazil. आंसर इज सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अभी, है ना, लाइफ टाइम बैन, यानी जो अभी 14 साल या उससे छोटे बच्चे हैं उनको इसके बाद, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पे कानून कैसा रहता है, हाउ द लॉ इज कि भाई एक जो बच्चे हुए बच्चे स्मोकिंग नहीं करेंगे, इतना हमने बोला है। ये क्या कहते हैं न्यूजीलैंड कि जो अभी बच्चे एज 14 के, अभी ये जिंदगी भर होल लाइफ टाइम कभी स्मोकिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बड़ा मस्त लॉ है जो कंट्रोल करना चाहता है स्मोकिंग। देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंड जो है इन्होंने लाइफ टाइम बैन कर दिया गया यूथ को ऑन 9 दिसंबर 2021 को। ये प्लान के अदर कंपोनेंट्स क्या है कि जो टोबैको प्रोडक्ट रहेंगे उसमें निकोटीन की मात्रा जो है वो बहुत ही कम रहेगा, लो लेवल ऑफ निकोटीन, और साथ में जो सेलिंग स्टोर्स है वो भी कम कर दिए गए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कंपोनेंट प्लान, है ना। न्यूजीलैंड में यदि अभी फिलहाल स्मोकिंग रेट देखे तो ये कंसिस्टेंट कम हो रहा है। ओनली 11% एडल्ट जो है ये स्मोकिंग करते हैं और डेली स्मोकिंग रेट जो है 9% है। इंडिजिनस मॉरी जो है उनमें इसका रेट ज्यादा है, वो 22% है। अब इंडिया से कंपेयर करते हैं भाई,
इंडिया से यदि हम कंपेयर करते हैं तो हमें पोजीशन बड़ी क्रिटिकल दिखती है। एज पर द हु क्या कहता है, इंडिया इज होम टू द 12% ऑफ द वर्ल्ड स्मोकर्स। दुनिया के सबसे 12%, 29% ऑफ एडल्ट ऑफ इंडिया इज स्मोकिंग, और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, एंड मोर देन 1 मिलियन डाई ईच ईयर ड्यू टू द टोबैको इन इंडिया। तो इसी वजह से इसी हाउ दिस एक्ट इज वेरी प्रोग्रेसिव एंड इंपॉर्टेंट। इंडिया ने भी इस ढंग से एक्ट अडॉप्ट करने की सख्त जरूरत है। सिर्फ एक्ट नहीं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इंडिया एक्ट बनाने में है बना देगा, लेकिन व्हाट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इम्प्लीमेंटेशन से सबसे ज्यादा व्हाट अबाउट द कॉन्शियसनेस ऑफ द पब्लिक। पब्लिक कितना सोचती भाई, सच में उनमें है कि नहीं कुछ देश भावना वगैरह की कुछ अच्छा करे, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, विच इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ द केन बेटवा प्रोजेक्ट? 1. ट्रांसफर वाटर फ्रॉम केन रिवर टू द बेटवा रिवर. 2. लोअर और प्रोजेक्ट. 3. कोटा बैरेज. 4. बिना मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स. आंसर इज डी, ऑल 4 आर करेक्ट। सभी इसके कंपोनेंट्स है। देखो रिवर हम देख लेते, यहाँ पे ये जो है ये रिवर्स हम देख लेते, यमुना को मीट हो रही है, बेटवा है और ये केन रिवर है, बराबर है, और दिस इज द कैनाल, ये लिंक कैनाल रहने वाली है, दोनों नदियों को जोड़ने वाली है ना, ये इधर से इधर जाएगी, यहां से इधर। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन कौन से, बारवा सागर डैम है, डुकवान डैम है, माता टीला डैम है ना, ये ध्यान में रखो। हाँ, बेटवा रिवर पर ये डैम है, पूछा जाता है ऐसा, है ना। यहाँ पे यदि केन रिवर पर है तो भरतपुर रिजर्वायर है, गंगाओं वायर है ना, रिजर्वायर है ये भी, और दाऊदान डैम, दाऊदान डैम ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, दाऊदान डैम, ठीक है। अब ये जो है अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया ऑन द 8 दिसंबर को, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिक्लेयर कर दी है 44,605 करोड़, बेस पकड़ा है प्राइस का 2021। अब उसमें फंड दिया जाएगा मेजर, और बाद में उसमें से कुछ ग्रांट रहेंगी और छोटा सा लोन रहेगा, बाकी का स्टेट बियर करेगा। क्या फायदा होगा, तो बुंदेलखंड एरिया जो है, जो एरिया ये देखो, ये इतना एरिया जो है, ये सब एरिया, ये बुंदेलखंड एरिया जो है, जो एमपी और यूपी कवर करता है, इसको काफी फायदा होगा, क्योंकि वहां पे वाटर स्केर्सिटी का ज्यादा प्रॉब्लम है। एम क्या है यहाँ पे, एनुअल इरिगेशन है 10.62 लाख हेक्टर्स, ड्रिंकिंग वाटर जो है 62 लाख पीपल के लिए, और जनरेट हाइड्रो पावर ऑफ 103 मेगावाट, और सोलर पावर 27 मेगावाट। सबसे प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज द हैजार्ड, ये देखो हैजार्ड, दिस इज द हैजार्ड, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये देखो ये बिल्कुल यहाँ पे लग के, इट विल बी पार्टली सबमर्ज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये सबमर्ज होगा, तो जो वाइल्ड लाइफ है उसको धोखा है। तो आई होप सो दोस्तों कि ये सभी 25 क्वेश्चंस आपको जरूर समझ गए होंगे। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा देखिए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत ही प्रिसाइजली, मैंने आपको कंसाइज वे से नोट्स निकाल के दिया है, और साथ में ये एनालिसिस थोड़ा सा और क्वेश्चन ये बना के दिया। आप अपने क्वेश्चन और बनाइए, अपना मस्त पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट लाइए।